So good evening everyone. वेलकम बैक टू आस्था आईएएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलो भाई सभी लाइव आ जाएं और आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आज हम लोग इसी पे चर्चा भी करने वाले हैं। डियर ध्यान देना, मैं जब भी क्लास लेता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, whenever I take class, I always focus on one thing, that in study we see quality not quantity। कि पढ़ाई में आपको क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी। कितना पढ़ते हैं डजंट मैटर, क्या पढ़ना है वो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए डियर, यदि मेरा मानना है कि यदि हम क्वालिटी बेस्ड स्टडी करते हैं तो हमारा रिजल्ट होगा, और क्वांटिटी पढ़ते हैं रिजल्ट नहीं होने वाला है। सो आज मैं स्पेशल साइंस को लेकर के, और साइंस में आज हम एक स्पेशल सेगमेंट बायो को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि बायो में हमें किन किन टॉपिक पे कैसे कवर करना है कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सके। ध्यान देना, उसी पे आज हम लोग विनो स्पेशल चर्चा करने वाले हैं। एक तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं डियर, यदि मैं सिलेबस का एनालिसिस करना चाहूं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा है, और ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं। मेरा मानना है कि यदि आप सही से, आपकी पकड़ अच्छी है, स्ट्रांग होल्ड अच्छी है, तो आप अच्छा स्कोरिंग कर ले जाओगे। एक तो डियर मैं स्पेशल टॉपिक की चर्चा करना चाहूंगा, और वो है डियर हमारा डिजीज, बीमारी। बायो में हम स्पेशल चर्चा करेंगे डिजीज के ऊपर, बीमारी के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है डियर, पिछले 3 साल से पूरा वर्ल्ड बीमार पड़ा है, दैट। और आने वाले एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तो हमारा पूरा अटेंशन डिजीज को लेकर के रहेगा, हमारा एक फोकस एरिया है कि भाई हम लोग कोविड पे भी नो दैट की चर्चा करें, क्योंकि कोविड से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे एग्जाम्स में। तमाम तरह के जो मेडिकल टेस्ट हैं, किस बीमारी को कौन सा डे हम लोग मनाते हैं, इस टाइप्स के भी क्वेश्चन यहाँ से फोकस किया जाएगा। और डिजीज हाईली क्लासिक टॉपिक है, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। आप सभी का अटेंशन, फोकस एरिया इस टॉपिक पे होना चाहिए। जितनी हमारी अफ्रीकन बीमारियां हैं जो हाईली डेंजर कंडीशन की है, दैट, उस पे भी हमारा अटेंशन, हमारा फोकस एरिया ज्यादा होना चाहिए डिजीज को लेके। सेकेंड टॉपिक यदि मैं मेंशन करना चाहूंगा डियर, वो है हमारा न्यूट्रिएंट्स, दैट, न्यूट्रिएंट्स। यानी हम बात करने वाले हैं डियर पोषक पदार्थ के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये इतना एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, दैट, कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं और जो अंडर डेवलप कंडीशन में है, वहां पे डियर जो डेथ रेट है वो इन्फेक्शन से है, संक्रमण से है। और आप सभी को पता है डियर कि इन्फेक्शन से डेथ रेट होने का सेंस है कि वो लोग डाइट पे फोकस नहीं करता है लोग, हाईली फूड फोर्टिफाइड नहीं करता है लोग। अब हमारे कंडीशन ये है कि भाई हमें फूड के फोर्टिफिकेशन पे फोकस किया जा रहा है कि आप अपने फूड में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करिए। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो मिलावट काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डियर, यदि मैं कहना चाहूं कि डेवलपिंग कंट्री के लोगों को हिडन हंगर कहा जाता है, कि इन्हें सिर्फ खाने से मतलब है, इनके डाइट में न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है डजंट मैटर, इन्हें तो सिर्फ खाने से मतलब है। दैट्स वाई डियर हमें हिडन हंगर की संज्ञा दी जा रही है। आप वहीं चले जाओ डेवलप कंट्री में, वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। उनका पूरा अटेंशन, उनका फोकस एरिया रहता है कि भाई हमें अपने डाइट में, है ना, न्यूट्रिएंट्स को कवर करना है। भले वहां पे डेथ रेट कैंसर से है, डायबिटीज से है, ओबेसिटी वहां पे एज अ एपिडेमिक फॉर्म में है, बट डियर ध्यान देना, वहां पे इन्फेक्शन से डेथ रेट बहुत कम है, क्योंकि वो लोग फूड के फोर्टिफिकेशन पे फोकस करता है लोग। और हमारे यहाँ चूंकि हम फूड फोर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई डियर हमारे यहाँ डेथ रेट सबसे ज्यादा इन्फेक्शन से है। और ऑब्वियस सी बात है डियर, एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि एग्जामिनर को भी पता है कि हेल्थ इश्यू एक बहुत बड़ा मैटर हो चुका है आज के समय में, और इनकेस एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे को अपडेशन है कि नहीं कंसर्निंग विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और यहां से डियर वो क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में फ्रेम करेगा ही करेगा। तो हमें न्यूट्रिएंट्स पे पूरा वर्क करना है।
कार्बोहाइड्रेट से लेकर के प्रोटीन, विटामिन, वीनो, फैट, वसा, मिनरल एलिमेंट्स, खनिज तत्व, और जितने भी हमारे रफेज हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, जिसको हम रुक्षांश कहते हैं, वहां से भी डियर क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। और तीसरा टॉपिक डियर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट्स नेम इज पॉल्यूशन, प्रदूषण। ध्यान देना डियर, पॉल्यूशन से, प्रदूषण से क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से बर्निंग मैटर है, बर्निंग इश्यूज है। पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं, विश्वव्यापी, यू नो दैट। और सबसे ज्यादा यदि मैं अटेंशन की बात करना चाहूं, फोकस एरिया की बात करना चाहूं डियर, तो एग्जामिनर का फोकस एरिया सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन, और वी नो दैट आपका एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, और साथ में डियर आपका वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। इन दो सेगमेंट से वी नो दैट डियर की क्वेश्चन का टारगेट ज्यादा रहेगा, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। कंफर्म है, आएगा ही आएगा। अब आपको पता है डियर कि आज के समय हम लोग रिमोट एरियाज का भी वी नो हैंड पाइप का पानी हम नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें बहुत तरह के आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, तमाम तरह की बीमारी हो रही है जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, लाइक वी नो ब्लू बेबी सिंड्रोम, you know that minimata disease, we know इटाई डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज, ये सारे हमारे वाटर कंसर्निंग डिजीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी पिछले साल वी नो आप देखे होंगे दिल्ली में भी एयर का इंडेक्स इतना वी नो पॉल्यूट हो चुका था कि बार बार इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा था कि भाई आप ऐसे एयर में सांस ले रहे हो, इट मीन्स आप 30-40 सिगरेट्स डेली पी रहे हो, न भी पी रहे हो तो भी आप यू नो कंज्यूम कर रहे हो, और सोचो कितना हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं ये हमारे लिए कंसर्निंग पॉल्यूशन। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको पॉल्यूशन टॉपिक को सही से कैप्चर करना है, तो एक डियर आप 12th क्लास में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वहां पे भी इन्वायरमेंटल वाले जो टॉपिक्स हैं आपको सही से रीड करना चाहिए, और इनकेस 9th 10th से भी रिलेटेड आपके पॉल्यूशन पे चर्चा करना चाहिए, और जितना भी डायनेमिक वर्जन है वो हम लोग वी नो दैट की क्लास में भी शेयर करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल क्लासिक टॉपिक है और कन्फर्म है डियर, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और तीसरी मैं बात ये कहना चाहूंगा डियर, डिजीज, न्यूट्रिएंट्स और पॉल्यूशन, ये तीनों ही बिल्कुल क्लासिक टॉपिक है, और आपकी पकड़, आपकी स्ट्रांग होल्ड, आपकी जो वी नो कैचिंग पावर, इन तीनों टॉपिक्स पे बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। कहीं का भी क्वेश्चन हो, वी आर एबल टू किल, ये फ्लो होना चाहिए, और उसी एंगल से हम लोग डियर इस पे चर्चा भी करने वाले हैं इन तीन टॉपिक के ऊपर। अब देखो तमाम तरह की बातें हो रही है, WHO अवेयर कर रहा है कि भाई जूनोटिक डिजीज से हमें बचना है, वो बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन में क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, संचरित हो रही है, फैल रही है, ऐसी बीमारियों से हमें अब अवेयर रहना है। और आप सभी को पता है डियर कि जूनोटिक बीमारी में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है डियर, हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं और वहां पे अपना शेल्टर तैयार कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है डियर, जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और मैक्सिमम डिजीज वी नो क्रिएट हो रहे हैं, यानी हम कहीं ना कहीं डियर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं अपने आप को फॉरेस्ट की तरफ, और दैट्स वाई डियर वहां से भयंकर बीमारियां हो रही है। बार बार WHO भी हाईलाइट कर रहा है कि भाई हमें जेनेटिक बीमारियों से बचना है। इसमें बहुत तरह की बीमारी होंगे जो हम लोग आने वाले सेशन में इस पे कवर करेंगे। यदि मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करना चाहूंगा डियर, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, तो मैं तीसरा मेंशन करना चाहूंगा डियर, ह्यूमन फिजियोलॉजी। यू नो दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी हाईली एग्जाम ओरिएंटेड, ये भी हमारा टॉपिक है, और इस पे हमारा फोकस एरिया, अटेंशन वी नो अधिक होना चाहिए। हमारे बॉडी सिस्टम से क्वेश्चन वी नो दैट की फ्रेम किए जाते हैं, और इसमें पूरा सिस्टम हम 1 by 1 करके, और उसी एंगल पे हमारा ज्यादा कैचिंग पावर रहेगा जहां से क्वेश्चन वी नो फ्रेम होंगे। मैं बार बार एक चीज को हाईलाइट करता हूं डियर कि आपने जब भी क्वेश्चन लगाएं तो क्वेश्चन लगाने का मोटो ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट ना हो। मतलब ये बहुत बच्चा सोचता है कि चलो हम ये क्वेश्चन लगा लिए, क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, हमारे लिए सेफ होगा, लेकिन ध्यान देना डियर, आपके क्वेश्चन लगाने का मोटो सिर्फ ये होना चाहिए कि वी कैन कैच द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनर। हमें एग्जामिनर के भाषा को समझना होगा कि वो एक ही क्वेश्चन को किस फॉर्म में रोटेट करने जा रहा है, और हमें उसके
रोटेशन पॉलिसी को कैच करना होगा, तभी डियर हम और अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। और हमें आइडिया मिलता है कि भाई हमें पढ़ना क्या है, मेन चीज तो ये है। तो क्वेश्चन लगाने का मोटो सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें अपने एग्जामिनर के लैंग्वेज को समझना है कि जो हमारी बीपीएससी बोर्ड है वो किस टाइप के लैंग्वेज को फॉलो कर रही है और एक ही क्वेश्चन को किस किस एंगल से रोटेट कर रही है। ध्यान देना, उस रोटेशन पॉलिसी को, उस लैंग्वेज को कैच करना है। आप सभी को पता है डियर कि हर एक बोर्ड का अपना लैंग्वेज होता है और वो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिलीवर करती है। ये अलग बात है कि जो लैंग्वेज हमारी यूपीएससी यूज करती है, दैट इस लेवल में जो लैंग्वेज यूज होते हैं हमारे, उनका बिल्कुल डियर अलग क्राइटेरिया होता है, बिल्कुल अलग रेंज होता है, वैसा लैंग्वेज को यूज नहीं करता है। और वो लैंग्वेज हमें पता कैसे चलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है डियर, हमें क्वेश्चन के एंगल के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को जनरेट करना है। उसी के अकॉर्डिंग डियर मैं ये 3 टॉपिक आपसे शेयर किया, डिजीज, बीमारी, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ एंड पॉल्यूशन, और इसमें हमने क्लासिक पॉइंट दिया एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, दैट। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या कहा डियर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें अपने सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है कंसर्निंग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ब्रेन का पूरा सेगमेंट हो गया, क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, हाईली क्लासिक टॉपिक है, क्वेश्चन डियर यहां से भी देखने को मिलेंगे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी एरिया में। दूसरी बात डियर, हमारे हार्ट से क्वेश्चन आएंगे, हृदय से, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक का रेट भी क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, देख रहे हैं कम एज में भी हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी को पता है डियर कि बिल्कुल क्लासिक टॉपिक है हमारा हार्ट भी, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दुनिया के 2 सबसे बड़े टेररिस्ट हैं यदि मैं कहना चाहूं, और वो है कोलेस्ट्रॉल और है डियर ट्राइग्लिसराइड, जो पता नहीं पर डे कितने लोगों की जान ले रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल हमें सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है और ट्राइग्लिसराइड डियर वी गेट फ्रॉम प्लांट, हम पौधों से प्राप्त होते हैं हमें। और आप सभी को पता है कि भाई मेन ब्लॉकेज करने वाला कौन है, कोलेस्ट्रॉल है। अब इसमें आपके गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। भाई गुड कोलेस्ट्रॉल का वर्क क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल तो हमें फूड से मिलते नहीं है। अदरवाइज यदि गुड कोलेस्ट्रॉल हमें फूड से मिलता तो डॉक्टर क्या करते डियर, उस फूड को कंसंट्रेट करके एक टेबलेट बनाते और आपको दे देते कि हाँ भाई ये ले लो, आपका ब्लॉकेज नहीं होगा। तो डियर यदि हमें गुड कोलेस्ट्रॉल को जनरेट करना होगा, फॉर्म करना होगा, तो ऑब्वियस ये बात है डियर हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा ये सब करने चाहिए इन केस। तो कुल मिला के डियर जो हमारा हार्ट है वो भी हाईली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। इसके अलावा डियर में ह्यूमन फिजियोलॉजी सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के बारे में भी हैव टू नो, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो भी हमारा एक मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग टिश्यू के बारे में, उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सारा का सारा जो सेगमेंट है डियर वो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और मेरा मानना है कि जो बच्चा ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेन ऑर्गन को टैकल किया हुआ है, बिल्कुल कैप्चर किया हुआ है, लाइक डाइजेशन, लाइक सेल, लाइक टिश्यू, वी नो हार्ट, वी नो ब्रेन, वो बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन रोटेट कर ले जाएगा यहां से, ह्यूमन फिजियोलॉजी सेगमेंट से। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा डियर विनो, वो है हमारा डियर प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि ये भी हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है और इसमें हम लोग प्लांट के वो सारे एक्शन कंसर्निंग फोटोसिंथेसिस, इस पे हमारा मेन आइडिया रहेगा। प्लांट के हार्मोन से क्वेश्चन विनो फ्रेम किए जाएंगे, आपके प्लांट के रूट सेगमेंट से, लीफ विनो, स्टेम सेगमेंट से भी क्वेश्चन विनो फ्रेम किए जाते हैं। तो प्लांट भी हमारा बिल्कुल हाईली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, वी नो दैट। इतना सेगमेंट हमें बायो में रीड करना है, पढ़ना है, जो कि अपने आप में डियर दोनों ही ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी और वी नो दैट प्लांट फिजियोलॉजी। इसके बाद से डियर हमें कुछ सेगमेंट क्लासिफिकेशन पे वर्क करना है, और क्लासिफिकेशन पढ़ने का सिर्फ मोटो हमारा ये रहेगा डियर, एनिमल क्लासिफिकेशन। इसमें प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन भी चर्चा करेंगे। तो एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ने का सिर्फ डियर ये मोटो रहेगा हमें कि जितने भी अदर इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं,
अर्थवर्म वगैरह हो गए, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, किसके माध्यम से वीनो ये लोकोमोशन करते हैं, किसके माध्यम से वीनो ये जनन करते हैं, किसके माध्यम से वी नो दैट कि ये श्वसन करते हैं। ये सब डियर क्वेश्चन वी नो के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन में हमें उसी सेगमेंट पे चर्चा करना है जहां से क्वेश्चन वी नो मैक्सिमम पूछे गए हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कमांडिंग करेगा, लगाएगा, तो उसको लैंग्वेज पता चलेगा कि इन टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। और मैंने डियर आपको एनालिसिस किया कि यदि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट को कैप्चर करते हैं सही वे में, ध्यान देना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप यू नो दैट कि आप 40 से 50% क्वेश्चन आप यहां से रिकवर कर ले जाओगे। और मेरा पूरा का पूरा जो अटेंशन है, जो फोकस एरिया है, वो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेगा। हम एनसीईआरटी के ही कंटेंट को भी नो फॉलो करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं कि आपको भी एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए, कम से कम 3 बार रीड करना चाहिए। आप तीसरी चौथी बार में उसकी अंडरलाइन करना शुरू करिए। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन देखे गए हैं डियर, वो मैक्सिमम एक्टिविटी वर्जन से, क्रियाकलाप वर्जन से पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का जो एक्शन है, यदि आप केमिस्ट्री के सेगमेंट को कैप्चर कर रहे हो तो आपको एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा। क्रियाकलाप सेगमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। साथ में एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव पे भी थोड़ा सा वर्क कर लिया करें आप लोग। और जो एमसीक्यू दिया है एनसीईआरटी का, साथ में डियर 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन मेंशन किए हैं जिसमें रीजन पूछा गया है, कारण बताइए, ये बताइए, वो बताइए। जो भी नो आपके 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीधे एनसीईआरटी को उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया है। इन सब पे आपका जो अटेंशन है, जो फोकस एरिया है, वो बिल्कुल होना चाहिए डियर। और ये 3 टॉपिक तो मैंने बता ही दिया कि बिल्कुल क्लासिक टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन वी नो दैट की रोटेट होंगे। और हमें कोविड के भी बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और इन केस डियर मैंने आपको एक कोविड को लेकर के वी नो दैट की कोरोना डायरी में मेंशन करूंगा, जो स्टार्टिंग से लेके अब तक के जितने भी डाटा है कंसर्निंग वी नो कोविड से रिलेटेड, वो सारे के सारे डियर आप कंफर्म हो जाओगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आपसे आरटीपीसीआर का फुल नेम पूछ सकता है, आपसे कोविड टेस्ट जो भारत ने वी नो सेल्फ टेस्ट किट तैयार किया उसका क्या नाम है। नाम सुने होंगे आप लोग, फेलुदा टेस्ट जिसको बोलते हैं, बंगाल के 2 साइंटिस्ट ने मेंशन किया था। और ये जो टेस्ट है बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह होता है। फेलुदा नाम इसलिए पड़ गया कि वहां के जो बड़े फेमस डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे, यू नो दैट। और उन्होंने एक ऐसा, वो जो भी मूवीज बनाते हैं उस मूवीज में एक स्पाई होता है, एक जासूस होता है, यू नो दैट, जिसको वो फेलुदा कहते हैं। और दिखाते क्या है कि उस मूवीज में जब सारा सिस्टम फेल हो जाता है तो एक स्पाई होता है, एक जासूस होता है जो सिस्टम को कैच कर लेता है। एज लाइक वो भी जो हमारा कोविड टेस्ट है फेलुदा, वो भी वायरस को एज अ स्पाई की तरह, एज अ जासूस की तरह कैच कर लेगा, जो हमें विनो नाम पड़ गया फेलुदा टेस्ट। तो कहीं ना कहीं डियर यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आई होप आप सभी का अटेंशन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो डियर आज आते हैं और स्टार्टिंग डियर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी सेगमेंट से करने जा रहे हैं। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला सेशन हम लोग पढ़ेंगे डियर, इसमें बड़ा क्लासिक पॉइंट है वी नो दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और वो हमारा डियर स्टार्ट करते हैं यू नो ह्यूमन ब्लड और रुधिर। तो चलो डियर ब्लड से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन वी नो आपके बीपीएससी लेवल में पिछले कई सालों से वी नो पूछे गए हैं। हमें तुरंत एनालिसिस कर लेना चाहिए। और आप सभी को पता है डियर कि ब्लड में ब्लड ग्रुप वाला जो पॉइंट है, जो मेन टॉपिक मेंशन है अलग से, रुधिर समूह जो ब्लड में हमें पढ़ना होता है, हाईली क्लासिक टॉपिक है, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। और क्वेश्चन कई बार यहां से फ्रेम किए गए हैं, पूछे गए हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि साइंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, एक गतिशील विषय है। जो भी बच्चा पढ़ता है डियर कहीं ना कहीं उसको अपडेट जरूर करना चाहिए नए नए चीजों को, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। आप साइंस रिपोर्टर विनो विज्ञान प्रगति से भी कई कई इंपॉर्टेंट चीजों को सिलेक्शन कर सकते हैं, वी नो दैट। अब बात आते हैं डियर ब्लड पे, रुधिर पे। तो ध्यान देना,
एक तो हमें इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में सही एंगल से कैप्चर करना है, साथ में ब्लड ग्रुप पे आरएच फैक्टर, इस पे भी हमारा एक फोकस एरिया रहेगा, अटेंशन रहेगा, है ना डियर। आरएच फैक्टर्स रिलेटेड, गोल्डन ब्लड, बम्बे ब्लड, क्या रीजन है, सब इन सब पे थोड़ा थोड़ा अटेंशन हम लोग फोकस करेंगे। और मेरा मानना है कि जो सेशन है, यदि आप ये सेशन पूरा कैप्चर करते हो तो आज के समय जिस बच्चे में टॉपिक वाइज क्लैरिटी है, टॉपिक वाइज कि हाँ भाई चलो सर ने ब्लड वाला टॉपिक कम से कम कवर करा दिया है, तो बीपीएससी लेवल में कैसे भी क्वेश्चन आएगा, वी आर एबल टू किल। वो क्वेश्चन हमसे होने चाहिए। यदि ये फ्लो जनरेट हो रहा है ना डियर आपके अंदर, कंफर्म है आपका वन डे विल बी योर, आपका रिजल्ट कंफर्म में होगा। आपके क्वेश्चन होने चाहिए, यदि आप टॉपिक कवर करते हो तो क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, और उसी फ्लो के अकॉर्डिंग ध्यान देना। हम आज सेशन शुरू करेंगे। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आपके बीपीएससी में फ्रेम किए गए हैं, वो साथ में डियर मैं आपसे शेयर भी करते चलूंगा ताकि आपको भी आइडिया मिलते चलेगा। इनकेस डियर पहला पॉइंट ब्लड के बारे में आपसे क्वेश्चन फ्रेम होगा कि जो हमारा ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है। सो वी नो दैट कि जो हमारा ब्लड है इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियस सी बात है डियर, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मेंशन करता है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रुधिर है, वो किस टाइप का टिश्यू है, किस प्रकार का ऊतक है, तो वी नो दैट कि हम कहेंगे कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कि जो हमारा रुधिर है ये एक प्रकार का वी नो दैट अ तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट्स रीजन वी से दैट ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सर क्या रीजन है कि ब्लड एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। ऑब्वियस सी बात है डियर, है तो फ्लूइड वर्जन, है तो डियर लिक्विड वर्जन, है तो फ्लूइड वर्जन, लेकिन इसका जो मेन काम है डियर, इसका जो मेन काम है वो है डियर कनेक्शन का। यदि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कोई चीज कम्युनिकेट कर रहा है, कोई चीज कनेक्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है डियर ब्लड के थ्रू हो रहा है। काम किसका है? कनेक्शन का। लेकिन है क्या डियर? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक समूह है। दैट्स वाई हम क्या टर्म यूज करेंगे? टिश्यू। भाई टिश्यू क्या होते हैं? ऊतक क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। जो कोशिकाओं का समूह है वही क्या कहलाता है डियर? हमारा टिश्यू कहलाता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल मेंशन हो गया कि भाई ब्लड हमारा किस टाइप का टिश्यू है। सो वी नो दैट कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। अब आप सभी को पता होना चाहिए डियर, यदि मान लो क्वेश्चन यहां से एक फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कि हमारे बॉडी का जो सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, जो सबसे मुलायम ऊतक है, हम किसे कहेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है डियर, हमारे बॉडी का जो सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है वो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि ब्लड भी हमारे इसी टाइप के टिश्यू में आता है। सो दैट्स वाई डियर हम ब्लड को बॉडी का सबसे मुलायम ऊतक कह सकते हैं। एंड वी नो दैट हम बोल सकते हैं कि ब्लड इज अ सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। दैट्स कैन फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन कि शरीर का सबसे मुलायम ऊतक कौन है? वी नो सबसे मुलायम ऊतक कौन है? तो डियर हमारा पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो हमारा ब्लड पे होना चाहिए। वी नो अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में दिया क्या है। अब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है डियर कि क्वेश्चन का ना कोरिलेशन होता है। यदि आपसे एग्जामिनर कोई स्मॉल चीज पूछेगा तो चांस हो सकता है कि आपसे वो लार्ज भी पूछ दे। आजकल क्वेश्चन रूल से कम एक्सेप्शन से ज्यादा आ रहे हैं, नियम से कम आते हैं, उसके अपवाद से ज्यादा आते हैं। तो एक स्मार्ट बच्चे को बिल्कुल ये फोकस होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया भाई इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी देखेंगे रिजल्ट होगा, क्वांटिटी पढ़ेंगे रिजल्ट नहीं होना। हमें क्या पढ़ना है वो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है जानना। और अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हो कि हमारा कंटेंट बेटर हो तो डियर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को फॉलो करना होगा। वही हमारा लैंग्वेज के पैटर्न को वी नो डिटरमाइन करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट ये आपसे बन सकता है क्वेश्चन कि ये जो हमारा ब्लड है इसका नेचर कैसा होता है, ये किस वी नो दैट की प्रकृति का होता है, ब्लड का नेचर कैसा होता है। ऑब्वियस सी बात है डियर, जो हमारा ब्लड है वो एक तरह का वी नो स्लाइटली अल्कली नेचर का होता है। अल्कली वो होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं डियर, अल्कली। यानी मैं हिंदी में मेंशन करना चाहूं तो मैं लिखूंगा डियर वी नो दैट हल्का हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है जो हमारा ब्लड का नेचर होता है। बिकॉज ऑफ वी कैन डिफरेंशिएट द नेचर of blood on the basis of pH range, and we know that the pH range of blood is 7.4। ये ब्लड का डियर pH रेंज है, आप बिल्कुल ऑथेंटिकली देख लो 7.4। यदि आपके एग्जाम में वी नो डियर फ्लक्चुएशन करके आएगा तो पेपर में डियर ये मेंशन कर सकता है 7.35 से 7.45। कभी कभी क्या होता है ना कि pH के अकॉर्डिंग डियर आपके एग्जाम में वेरिएशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो टू द पॉइंट पूछेगा आपसे, अदरवाइज आपसे ना वेरिएशन कर देगा कितने से कितने। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया भाई यूनिवर्सल पोर्टेबल वाटर है जो सार्वत्रिक पेयजल है पीने वाला पानी, वी नो उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए। तो टू द पॉइंट ना पूछ के आपसे वेरिएशन मेंशन करेगा। ये क्वेश्चन कई बार वी नो एग्जाम में पूछा जा चुका है। आते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पे, और अब मैं जो चर्चा करने वाला हूं यहां से एक मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगा, स्लाइटली अल्कली। यदि मान लो हमारे ऑप्शन में अल्कली दिया है, स्लाइटली अल्कली दिया है, तो हमारा डबल राइट स्लाइटली अल्कली होगा, क्योंकि 0.4 ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। और यहां से एक बड़ा ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिक क्वेश्चन, वी नो दैट कंसेप्चुअल क्वेश्चन डियर मैं यहां से फ्रेम करना चाहूंगा। सपोज करो डियर आपको पता है कि ये हमारी आर्टरी है वी नो, जिसको हम हिंदी में डियर धमनी कहते हैं, और एक होती है डियर हमारी वेन जिसको हम सिरा कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे फर्दर वी नो सेशन में। आपको पता है डियर कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। जबकि वेन के अंदर, सिरा के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है डियर वो हमारा CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। हम बिल्कुल बचपन से पढ़ के आए हैं और हमें पता भी है। अब मान लो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्टरी वेन दोनों में ब्लड फ्लो हो रहा है, इन दोनों में किसमें ब्लड का पीएच मान एसिडिक नेचर हो सकता है, अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। आर्टरी और वेन में दोनों में ब्लड फ्लो हो रहा है, किसमें ब्लड का पीएच रेंज वी नो एसिडिक नेचर का हो सकता है। ध्यान देना, दैट्स कैन फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन वी नो कंसेप्चुअल लेवल। और पता है डियर आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वी नो दैट और वो है डियर आपका वेन शिरा। अब रीजन देख लो भाई, आपको पता है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे वो किस नेचर के होंगे डियर, एसिडिक नेचर के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। ऑब्वियस सी बात है डियर, अम्लीय प्रकृति के होंगे। और यदि वो एसिडिक नेचर होगा तो कंफर्म है डियर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डाउन होगा। सीधे आपका जो हार्ट बीट है वो नो दैट कि क्या होता है डियर, बढ़ जाता है। तो आप लोग जरूर एग्जामिन कीजिएगा। वी नो एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में जो आपका हार्ट बीट है वी नो दैट कि वो बढ़ जाता है, और बेसिक मीडियम में जो आपका हार्ट बीट है डियर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमारे हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम ना हो, बीट बिल्कुल सही से परफॉर्म करे, उसके लिए वी नो दैट की ब्लड का पीएच रेंज 7.4 होना क्या है, जरूरी है। और वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो उसका पीएच मान बिलो 7 होगा, बिकॉज ऑफ CO2 एंड दैट्स नेचर इज एसिडिक। ये अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का है, दैट्स वाई ये चीजें हो सकता है हमारे, है ना, वेन के अंदर, वेन इनसाइड। नेक्स्ट पॉइंट ये आपसे क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकता है वी नो दैट कि एक हेल्दी फीमेल में, या इन केस आपसे क्वेश्चन ये मेंशन कर सकता है कि एक नॉर्मल पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में, एक स्वस्थ व्यक्ति में यू नो
कितना लीटर्स ब्लड होना चाहिए, और एज पर एज एनसीईआरटी हम जाएंगे डियर, और एज पर एज एनसीईआरटी डियर हमारा 5 to 6 लीटर्स ये एक हेल्दी पर्सन में ब्लड का अमाउंट होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना डियर 5 to 6 लीटर्स, ये मैं बात कर रहा हूं इनसाइड द मेल, इन मीन्स वी नो अबाउट की पुरुष के अंदर बात कर रहा हूं डियर। याद रखिएगा हमेशा मेल के कंपैरिजन में फीमेल में महिला में हाफ लीटर जो ब्लड है डियर, वी नो दैट कि वो क्या होता है, कम होता है। अब क्वेश्चन मेंशन कर दे कि भाई फीमेल में कितना लीटर्स ब्लड कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल, तो वी नो हाफ लीटर। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं सर व्हाट्स रीजन वी से दैट फीमेल कंटेन हाफ लीटर लेस ब्लड इन कंपैरिजन टू मेल। सर क्या रीजन है कि महिलाओं में आधा लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है मेल के कंपैरिजन में। देखो डियर रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो इनके बॉडी का मसल्स, इनके बॉडी का जो बोन्स का वेट है वो क्या होगा डियर, कम होगा कंपैरिजन टू मेल। दूसरी बात डियर इनकी जो बॉडी का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो मेल के कंपैरिजन में क्या है डियर, डिफरेंट है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि फीमेल में हाफ लीटर ब्लड क्या होता है डियर, कम होता है। अब यदि मान लो एग्जामिनर ने पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि एक हेल्दी पर्सन में 6 लीटर्स ब्लड है तो एक हेल्दी फीमेल में कितना होना चाहिए, तो एज पर एज कंसेप्ट हमारा राइट आंसर 5.5 होगा। 5 मेल है तो 4 पॉइंट क्या होगा डियर, वी नो फीमेल होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते एग्जाम्स में। लेकिन ध्यान देना जितने भी वन लाइनर कंसेप्ट है हम लोग ब्लड को पढ़ने के बाद वी नो एक जगह सबका कलेक्शन करेंगे कि ब्लड को ब्लड बैंक में कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, हम क्या मटेरियल यूज करते हैं ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो, थक्का ना बने, कितने दिन तक स्टोर करते हैं, ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए हम किस इक्विपमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट, किस डिवाइस का यूज करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, आरबीसी बढ़ गई कम हो गई वो स्टेज क्या कहलाता है। ये सारे वन लाइनर फैक्ट हम लास्ट में नोट करेंगे जब हमारा ब्लड का सारा कंक्रीट सेगमेंट वी नो कवर हो जाएगा। और चलो डियर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट और फ्लो चार्ट के जरिए वी नो डियर हम लोग कैच करने वाले हैं कि ब्लड में हमें पढ़ना क्या क्या है। अभी हम लोग सिर्फ कंटेंट पे चर्चा कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट के जरिए सारे बच्चे बिल्कुल कैच करेंगे। और हमने डियर ब्लड को यू नो दैट रुधिर को यहां पे 2 पार्ट में डियर डिवाइड कर दिया, यानी हमने ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 भागों में बांट दिया। एक सेगमेंट डियर हमने मेंशन किया वी नो प्लाज्मा, प्लाज्मा हिंदी में भी डियर हम प्लाज्मा ही बोलते हैं। और सेकंड है डियर हमारा ब्लड कॉर्पसल्स, कहीं कहीं देखे होंगे इसके जगह सेल्स भी मेंशन कर देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं फॉर्म्ड एलिमेंट भी डियर मेंशन कर देता है तो इस पे भी आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, सारे डियर सेम है। इसको हिंदी में हम रुधिर कणिका कहते हैं या रुधिर कोशिका भी बोल सकते हैं। और इस ब्लड कॉर्पसल्स में डियर हमें 3 सेगमेंट वी नो दैट की पढ़ना है। एक हमें डियर इसमें पढ़ना है आरबीसीस, हमारे रेड ब्लड सेल्स। एक सेगमेंट डियर इसमें हमें पढ़ना है डब्ल्यूबीसीस, और एक सेगमेंट डियर हमें इसमें कैप्च करना है प्लेटलेट्स। वी नो आरबीसी को टेक्निकल नेम में जो आरबीसी का सेल का नाम है उसको डियर हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। यदि पेपर में आ गया कि भाई आरबीसी का कोई और नाम है क्या, सो द अदर नेम ऑफ आरबीसी वी नो, इस आरबीसी को डियर हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानना चाहेंगे, ये आरबीसी का वी नो दूसरा नाम है। डब्ल्यूबीसी को डियर हम ल्यूकोसाइट कहना चाहेंगे, हिंदी इंग्लिश में सब हमारा सेम टर्म होगा। और प्लेटलेट्स को डियर वैसे तो हम लोग रुधिर विम्बाणु भी कहते हैं, हिंदी में रुधिर विम्बाणु भी लिख के आ सकता है, ध्यान देना। और इसको डियर हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, दैट इज द अदर नेम ऑफ, दैट इज द
अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट को हम थ्रोम्बोसाइट ही मेंशन करना चाहेंगे। ये वो हमारा चार्ट है। यदि डियर हम इतना कैप्चर करते हैं ना, ब्लड ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो 50 से 60% क्वेश्चन डियर हम यहां से टैकल कर ले जाएंगे। मैक्सिमम तो आपके ब्लड ग्रुप से भी आते हैं, आरएच फैक्टर से भी क्वेश्चन आएंगे। जो सही से हमें कैच करना है, वो एनसीईआरटी की लाइन भी हमें चुरानी है उस सेगमेंट से जो अक्सर क्वेश्चन के एंगल ले लेता है। यदि मैं यहां से फोकस करना चाहूंगा डियर, इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन के एंगल की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तो पहला हमारा अटेंशन रहेगा डियर, वी नो दैट की इनके परसेंटेज ये कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। यानी ब्लड का जो हमारा डियर 55% कोई है ना, तो वो डियर हमारा कौन है? प्लाज्मा है। वो डियर हमारा है, वी नो दैट प्लाज्मा 55% एज पर एज एनसीईआरटी। मैं अदर कंटेंट की चर्चा नहीं करूंगा, अदर बुक्स की परसेंटेज यहां पे मेंशन नहीं करूंगा। हमें एनसीईआरटी के परसेंटेज और सेगमेंट को भी नो ज्यादा कैच करना चाहिए। रिमेनिंग क्या बचा डियर हमारा? 45%। और 45% में हमारे डियर क्या होंगे आपके? तो हमारे ब्लड कॉर्पसल्स हो जाएंगे। यानी 55%, ध्यान देना डियर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज वी नो 55%, और 45% में डियर हमारे ब्लड कॉर्पसल्स, हमारी रुधिर कणिका, रुधिर कोशिका, और उसमें डियर हमारा कौन है? आरबीसी 99% है। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि विच सेल्स आर प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट इन आवर ब्लड, वो कौन कोशिका है जो हमारे रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? एंड दैट्स नेम इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। देख लो, इस 45% का 99% यदि कोई है तो वो डियर हमारी आरबीसी है। और 0.2% हमारी डब्ल्यूबीसी, सबसे कम अमाउंट में हमारी डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट है। और वी नो डियर 0.8% डियर क्या होंगे हमारे? तो डियर हमारे प्लेटलेट्स होंगे। 0.8% क्या होंगे डियर? हमारे प्लेटलेट्स होंगे। और आई होप जरूर आप समझ चुके होंगे वट एवर व्हाट आई एम से कंसर्निंग दैट पॉइंट। 0.8% प्लेटलेट्स होंगे। अब वही बात हो गई ना डियर कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो ठीक नहीं है, कम हो जाए तो ठीक नहीं है। आते हैं क्वेश्चन। इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी वी नो ल्यूकीमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर है। डिक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, कमी होना, ल्यूकोसाइटोपिनिया, पीनिया आते ही कमी को दिखाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी, यू आर अनेबल टू फाइट विथ फॉरेन पार्टिकल्स, आप जो बैक्टीरिया वायरस उनसे आप लड़ नहीं पाओगे। आरबीसी बढ़ गई, पॉलीसाइथीमिया हो गया, ब्लड बिल्कुल आपका डेंस हो गया, ब्लॉकेज होने का, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। कम में एरिथ्रोसाइटोपिनिया हो गया, ब्लड बिल्कुल पतला हो गया, यू फील लेस एनर्जेटिक, वीकनेस, कमी, कमजोरी होने लगी भी नो। तो इनके बारे में भी डियर हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। और ये सारे सेगमेंट जो मैंने आपसे शेयर किया, इसका पूरा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन के एंगल ले लेते हैं। मैंने कहा ना, इनके डायमीटर से क्वेश्चन आया हुआ है, डब्ल्यूबीसी का डायमीटर कितना होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी नो पूछे जा चुके हैं। तो इस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हैं। और पहला हमारा जो अटेंशन रहेगा डियर, वो प्लाज्मा को लेकर के रहेगा। और अभी हम प्लाज्मा पे चर्चा करेंगे कि वी नो हमारे एग्जाम्स में प्लाज्मा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका रेशियो पूछेगा कि हमारे ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का रेशियो कितना होता है। 600 पे 1 आरबीसी, और 600 नंबर पर आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये सारी चीजें हम लोग नोट करेंगे, वी नो दैट। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और मैं बात करने वाला हूं डियर यहाँ पे, अगेन वी रिपीट नाउ, कि हमारा पूरा जो अटेंशन है अभी फिलहाल के कंटेंट को लेकर के, वो रहेगा डियर प्लाज्मा। तो पूरा का पूरा हमारा फोकस एरिया प्लाज्मा पे। और परसेंटेज तो बिल्कुल सबको माइंड मेकअप हो चुका होगा यहाँ पे, कि जो प्लाज्मा का परसेंटेज है डियर, वो हमारा 55% है। कितना है? 55%। अब आप लोग देखे होंगे डियर, अक्सर जला हुआ केस में, मान लो बर्निंग केस है, और जला हुआ केस में यदि किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले डियर उसको प्लाज्मा ही उसके बॉडी में इंजेक्ट करता है, डालता है, चढ़ाते हैं।
जला हुआ केस में प्राइमरी कंडीशन है कि भाई प्लाज्मा देना ही देना है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग करानी होती है, उस वक्त भी प्लाज्मा की फर्स्ट नीड होती है। डेंगू कंडीशन है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, प्लेटलेट्स आने से पहले भी आपको विनो प्लाज्मा दिया जाएगा। एक बिल्कुल येलो कलर का होता है, बिल्कुल येलो कलर का, मतलब यहां पे मैं यदि मेंशन करना चाहूं तो मैं मेंशन कर सकता हूं डियर, इट इज अ पेल येलो इन कलर, पेल येलो इन कलर, ये बिल्कुल पीले रंग का द्रव है, या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉ इन कलर, स्ट्रॉ इन कलर, ये प्लाज्मा का विनो कलर है। मैंने क्या कहा, जला हुआ केस में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्लाज्मा देने की। और आपको पता होना चाहिए डियर, जब कोविड का फर्स्ट अटेंशन आया था, पहला पैनिक सिचुएशन आया था, कितना मीडिया अटेंशन हुआ था प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के, और इस पे भी हमारा एक 10 मिनट का सेगमेंट रहेगा प्लाज्मा थेरेपी पे चर्चा करने का, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन था, क्यों विनो जिनको कोविड था वो रिकवर कर चुके, उन्हीं की प्लाज्मा की नीड थी, इसके पीछे भी क्या कहानी थी, क्या रीजन था, वो डियर हम लोग बिल्कुल कैच करेंगे, जानेंगे इन सब पे, क्योंकि सारे हमारा आप देखो आगे ना डायनेमिक वर्जन, मैंने कहा ना कि भाई साइंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। अब प्लाज्मा थेरेपी पे आप सभी को थोड़ा बहुत चर्चा होना चाहिए एंटीबॉडी को लेकर के, क्योंकि आपकी एंटीबॉडी भी नो इट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा, और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। अब यदि मैं एग्जाम की बात करना चाहूं डियर, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन का अटेंशन होगा वो होगा डियर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी आपके एग्जाम में मैक्सिमम फ्लो रहेगा प्लाज्मा के संगठन से क्वेश्चन पूछने का, कि भाई जो प्लाज्मा है 55% प्लाज्मा का संगठन, यही से डियर क्वेश्चन आएंगे, और ये मेन आपका कंक्रीट सेगमेंट है। यदि एग्जामिनर का मूड ब्लड से क्वेश्चन देने का आया और विनो यदि वो प्लाज्मा जोन में जाना चाहेगा, तो प्लाज्मा में डियर इसी सेगमेंट को कैच करेगा और विनो आपसे मेंशन करेगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन। कंपोजिशन बिल्कुल हाईली इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे बिल्कुल इसको एमआई कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हमारा प्लाज्मा का कंपोजिशन है, संगठन है। और यहां मैं बात करने वाला हूं डियर, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे प्लाज्मा के अंदर होता है, आप सभी को पता है वाटर का परसेंटेज भी पूछेगा एग्जाम में, प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, 90 से 92% पढ़ना है हमें। हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स वगैरह सारी चीजें हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो प्लाज्मा के थ्रू विनो बॉडी सेल को जा रहे हैं, जितने हमारे वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, प्लाज्मा के थ्रू विनो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इन सेगमेंट से किस सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, उस पे हमारा फोकस एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो डियर पहला सेगमेंट जो मैं बात करने वाला हूं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा में, वो है डियर हमारा विनो प्रोटीन, विनो प्रोटीन स्पेशल। अब आप सभी को पता है कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है, वी नो दैट, एक तो परसेंटेज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 6 to 8% प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, और बिल्कुल क्लासिक पॉइंट है जो क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं डियर। यदि मैं प्रोटीन की चर्चा करना चाहूं तो स्पेशल डियर प्रोटीन आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो डियर उस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। तो पहला पॉइंट डियर मैंने मेंशन क्या किया, एल्बुमिन, ये एल्बुमिन एक तो ये प्रोटीन हो गया। सेकेंड हमें जो कैप्चर करना है डियर वी नो फिब्रिनोजन, जिसको हम हिंदी में भी सेम टर्म मेंशन करना चाहेंगे डियर, फिब्रिनोजन। नेक्स्ट पॉइंट डियर मैं मेंशन कर सकता हूं ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन के ग्लोबुलिन ही बोलेंगे, और एक प्रोथ्रोम्बिन भी आप नाम सुने होंगे, इट्स आल्सो बी अ ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहां पे मेरा फोकस एरिया है कि ये सारे के सारे जो प्रोटीन है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, देख सकते हैं आप
6 to 8% अमाउंट में ये प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। अब पहला क्वेश्चन टारगेट कर दिया मान लो पेपर में, सपोज करो प्रोटीन सेगमेंट से कि विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट इन आवर ब्लड, कि भाई हमारे रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्योंकि ये सब तो क्वेश्चन बनेंगे। आप देखे नहीं, कोविड में हम लोग तुलसी पत्ते का ज्यादा यूज कर रहे थे, हाईली मेडिकेटेड यूज किया जा रहा था। बीपीएससी ने मेंशन कर दिया कि तुलसी लीफ में भी नो वो केमिकल का नाम बताइए जो हाईली मेडिकेटेड, जिसकी वजह से वो हाईली मेडिकेटेड, याद होगा आप सभी को, फ्लेवोनॉइड्स और फिनॉल्स वाला सेगमेंट आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब सेगमेंट डियर पूछे जाएंगे। यानी एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे ब्लड में हायर अमाउंट में है वो कोई और नहीं है, वो आपका डियर वी नो दैट की एल्बुमिन है। कौन है? एल्बुमिन। इट्स प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट इन आवर ब्लड। ये रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, अकेले 54% है एल्बुमिन। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन को रिलेट करना चाहूंगा। मान लो डियर आपसे मेंशन किया कि ब्लड में हायर अमाउंट में तो हमारा एल्बुमिन है, लेकिन द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट इन आवर बॉडी, नॉट वी से ब्लड, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन, और नो डियर आप सभी को पता होना चाहिए आपके बॉडी में जो हायर अमाउंट में है वो है डियर आपका कोलेजन। ये जो कोलाजन है, एक्सेप्ट में कोलेजन पढ़ेंगे हम लोग, it's present a huge amount, abundant, maximum, richest amount in our body। सबसे अधिक मात्रा में शरीर में पाए जाने वाला ये प्रोटीन है। और वी नो आपके लार्जेस्ट ऑर्गन में भी ये मौजूद है, जो आपकी स्किन है, जो आपकी त्वचा है। आपको पता होना चाहिए ये आपकी स्किन को ग्लो रखता है, स्किन को ग्लो रखेगा, स्किन को हेल्दी रखेगा, एंड रिंकल फ्री, स्किन में झुर्रियां भी नहीं बनने देगा, ये जो कोलेजन है। और आपको एक चीज बता दूं, विटामिन सी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। विटामिन सी सबसे अच्छा रोल प्ले करता है कोलेजन के फॉर्मेशन में। दूसरी बात, जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंकर्स होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, दे हैव ऑल टाइम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। आप देखो उनके अंदर एजिंग फैक्टर देखने को मिलता है, कम एज में ही वो ओल्ड एज वी नो दिखते हैं। तो यदि आप मान लो विटामिन सी या कोई सोर्स लेते हैं और इनकेस आप उसी वक्त वी नो दैट की एल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी भी विटामिन सी आपको नहीं मिलने वाली, थोड़ी भी नहीं मिलने वाली, वी नो दैट। तो आप समझ सकते हो, तभी मैंने कहा कि जितने भी स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर इनकी कमी होती है विटामिन सी की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। हम तो पढ़ेंगे विटामिन टॉपिक में, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर विटामिन भी बोल सकते हैं इसको। हालांकि B17 भी एक एंटी कैंसर है, विटामिन सी को भी कहा जा सकता है। आप देखो ना, कोविड में मैक्सिमम जो कोविड का वायरस है आपके सेल को डैमेज कर रहा था ना, खोखला कर दे रहा। विटामिन सी के कैप्सूल्स दिए जा रहे थे क्योंकि फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है। भाई एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को फॉर्म नहीं होने देंगे, और वही फ्री रेडिकल्स डियर हमारी स्किन को डैमेज करता है। और विटामिन सी क्या करेगा, इट्स मिनिमाइजिंग फ्री रेडिकल्स एंड स्टॉप डैमेजिंग आवर शेल, हमारे कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाएगा। और कोविड में तो चर्चा का विषय रहेगा हमारा ACE2। वी नो डियर हमारा जो ACE2 कंसेप्ट था, वी नो जो हमारा ACE2 जो हमारा कंसेप्ट था डियर, वी नो ACE2 याद है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये वही तो प्रोटीन है जो कोविड वायरस का रिसेप्टर है, जिसके माध्यम से ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर वी नो एंटर्ड कर रहा था एज अ रिसेप्टर। बिल्कुल ताले चाबी की तरह ये कोविड इससे बाइंड होता था और अपने आप को डोमिनेट कर रहा था। और चूंकि इस प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है आपके लंग्स में, आपके नेसल पैसेज में, आपके ट्रैकिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में था, दैट्स वाई मच मोर ऑर्गन डैमेज वाले यही थे जहां पे इस प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाई अमाउंट में था। और जैसे ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा था कोविड, आपको पता है हाइपोस्मिया, आपकी स्मेल जो है वो गायब हो जा रही थी, क्योंकि आपके इसी प्रोटीन के जरिए आपके सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता था। तो कोलेजन एक ऐसा है जो सेल को डैमेज होने नहीं देगा और स्किन को हेल्दी रखेगा, रिंकल्स फ्री मेंटेन करेगा। विटामिन सी हेल्प करता है इसके फॉर्मेशन में। तो यदि ब्लड की बात करेगा तो डियर जाएंगे एल्बुमिन पे, और इनकेस डियर यदि आपसे बॉडी की बात करेगा तो
आप बताओगे वी नो कोलेजन, कोलेजन ये मेन है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कि ये जो एल्बुमिन है ये क्या करता है, इसका रोल क्या है एल्बुमिन का, कुछ तो काम करता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग डियर कभी एग्जामिन किए होंगे लाइफ में, जब भी आप यूरिन टेस्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट में एक प्रोटीन वी नो लीक होता है, और वो कोई और प्रोटीन नहीं है, वो आपका वी नो दैट की एल्बुमिन प्रोटीन होता है। यूरिन टेस्ट में एक प्रोटीन मेंशन होता है +1 डबल प्लस ट्रिपल प्लस, वो आपका एल्बुमिन है। आपको पता होना चाहिए जितने भी बॉडी के प्रोटीन्स है दैट्स आर सिंथेसाइज इन आवर लीवर, फॉर्म्ड इन आवर लीवर, सबका निर्माण हमारे लीवर में होता है, सिर्फ एंटीबॉडी को छोड़कर, एंटीबॉडी को छोड़कर। ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबुलिन के बारे में, ये डियर एक तरह का एंटीबॉडी है। गामा ग्लोबुलिन के टाइप्स भी पढ़ेंगे हम लोग, वी नो ये हमारे लीवर फॉर्म नहीं करता। एक ट्रांस अमाइनेशन प्रक्रिया होती है, ट्रांस अमाइनीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से लीवर क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। पढ़ेंगे ग्लैंड वाले टॉपिक्स में लीवर के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन वी नो फ्रेम किए जाते हैं पेपरों में। ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये हमारा लीवर फॉर्म करेगा और करने के बाद ये ब्लड में छोड़ देगा। और एक चीज बता दूं, ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है ना, ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, सबसे ज्यादा वी नो जल में घुलनशील प्रोटीन है। एल्बुमिन जल में घुला हुआ होता है और इसका काम है डियर, मान लो ये आपकी ब्लड की वेसल्स है, सपोज करो कि ये आपकी ब्लड की वेसल्स है और आपका ब्लड वी नो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, और पता चला कि आपकी किडनी सही से वर्क नहीं कर पा रही है, सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मैक्सिमम जो है जो प्रोटीन है वो आपके यूरिन से बाहर जा रहा है, आई मीन यूरिन के थ्रू जा रहा है बॉडी से। तो आप देखना डियर, इस एल्बुमिन प्रोटीन का जो मैं यहां पे मेंशन किया हूं, ये जो हमारा एल्बुमिन प्रोटीन है, सपोज करो ये हमारा जो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन है डियर, ये प्रोटीन ऑब्वियस सी बात है डियर, ब्लड में इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी क्योंकि यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है। और होता क्या है डियर कि ब्लड के अंदर सारा का सारा जो पानी है, जो फ्लूइड है, वो डियर अब लीक होगा। और ऑब्वियस सी बात है डियर, यदि आपके ब्लड का पानी फ्लूइड लीक होगा ना, तो कहां जाके एक्युमुलेट होगा, आपके टिश्यू में। आपके टिश्यू में पानी होकर क्या हो जाएगा डियर, जमा हो जाएगा। और आपको पता है डियर, आपके ब्लड के, आपके बॉडी के टिश्यू में पानी का एक्युमुलेशन होना, पानी का जमा होना, वाटर का एक्युमुलेशन होना डियर क्या क्रिएट करता है, वी नो एडीमा। क्या बोलते हैं इसको, एडीमा। इसी को डियर हम लोग एडीमा कहते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द टिश्यू, उत्तक के अंदर पानी का आके जमा हो जाना, क्योंकि ऑब्वियस बात है डियर ये ब्लड वेसल से ब्लड वी नो फ्लो हो रहा है, चूंकि एल्बुमिन यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर जा रहा है, मैक्सिमम जो वाटर है वो वाटर वी नो अब यहाँ पे लीक होगा, क्योंकि प्रोटीन कमी होने की वजह से वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, और मैक्सिमम जब ये सारे के सारे डियर आपका वाटर लीक होगा जाके आपके टिश्यू के अंदर जमा होगा। और आप लोग जरूर एग्जामिन किए होंगे, इन केस की जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनके आप हाथ पैर चेहरा देखना डियर, बिल्कुल स्वेलिंग नजर आता है, बिल्कुल हाथ पैर में सूजन आ जाता है। रीजन है मैक्सिमम जो फ्लूइड है वाटर के अंदर, आई मीन ब्लड के अंदर, वो लीक होकर के टिश्यू के अंदर जमा होता है। और ऑब्वियस सी बात है डियर, यदि फ्लूइड की कमी होगी तो ब्लड के अंदर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जिसको कहा जाता है मेडिकल भाषा में कि पेशेंट को हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो गया है, यानी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है, जल की कमी हो गई है, प्रेशर इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है कि ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, और ऐसे व्यक्तियों के मल्टी ऑर्गन फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तभी देखे होंगे यदि किसी का किडनी सही से वर्क नहीं कर पाता है तो डियर उनके मल्टी ऑर्गन भी फेल हो सकते हैं। पता चला लीवर में, लंग्स में ब्लड नहीं गया, इनको हार्ट अटैक हो गया। तो प्रेशर का होना जरूरी है डियर, और कब होगा, जब एल्बुमिन का लेवल रहेगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है डियर कि हाइपर एल्बुमिनिया यदि कंडीशन बनती है
एल्बुमिन की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है डियर, हमें क्या हो जाएगा, एडीमा। एडीमा सेंस समझ गए होंगे आप लोग, पूरा ब्लड का जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो लीक होगा पानी के अंदर। लीक होने के बाद से डियर आपके टिश्यू में जमा होगा, जिसके वजह से पेशेंट देखे होंगे किडनी के जो मरीज होते हैं उनके हाथ पैर चेहरे पे भी नो स्वेलिंग, सूजन आ जाता है। ये एग्जामिन आप लोग जरूर किए होंगे किडनी के पेशेंट में। स्पेशल सूजन होती है तो आपको डॉक्टर अलग अलग ऑर्गन से भी नो टेस्टिंग करता है, लीवर का भी जांच करेगा, आपका अनीमिया होने का चांस भी वो नो मेजर करेगा, साथ में डियर वो किडनी यूरिन की भी जांच करेगा। सूजन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये एल्बुमिन चूंकि जल के थ्रू विनो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, परसेंटेज कम हो गया ब्लड में, दैट्स वाई सारा का सारा पानी लीक हो गया। और इन केस व्हाट हैपेंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्बुमिन इंक्रीज इन आवर ब्लड, यदि मान लो इसका लेवल वी नो दैट डियर ब्लड में क्या हो गया, खूब ज्यादा बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है डियर मैक्सिमम वाटर को होल्ड कर देगा, और वाटर को होल्ड करेगा डियर तो आपको भी पता है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। तो ये तो डियर आपका विनो हाइपो कंडीशन मेंशन करेंगे यहाँ पे, हाइपो एल्बुमिनिया कंडीशन होगा क्योंकि कमी होगी, और डियर जब हाइपर होगा ज्यादा हो जाएगा तो वी नो डियर हाइपर एल्बुमिनिया कंडीशन में पेशेंट का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या होगा डियर, हाई होगा। अब क्वेश्चन पूछ दे एल्बुमिन की अधिकता से क्या बीमारी होती, बीपी हाई हो सकती है, एल्बुमिन की कमी से एडिमा होगा। कौन सा प्रोटीन किडनी फेलियर में विनो यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है, एल्बुमिन। करता क्या है भाई, यदि मैं ऑथेंटिकली फंक्शन की बात करना चाहूं तो मैं एल्बुमिन के फंक्शन यही मेंशन करना चाहूंगा, इट क्रिएट ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, इट क्रिएट ऑस्मोटिक बैलेंस। ये हमारे रुधिर में परासरण नियमन को नियंत्रित करती है, परासरण नियमन को, ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने का काम किसका है, एल्बुमिन को। मतलब ब्लड के अंदर फ्लूइड का अमाउंट बिल्कुल मेंटेन रहे ताकि ब्लड में कोई बैड इंपैक्ट फ्लो को लेकर के कोई ना हो। तो उस ऑस्मोटिक बैलेंस को, पानी और विनो ब्लड के फ्लूइड को मेंटेन करने का काम किसका है, एल्बुमिन का है। तभी देखे होंगे जितने भी किडनी पेशेंट होते हैं ना, डॉक्टर कहता है कि भाई आपको अपने डाइट में अंडे ऐड कर लेने चाहिए, एग्स वगैरह खाना चाहिए, जिनके एल्बुमिन प्रोटीन विनो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहे हैं। उनके लिए नहीं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको तो प्रोटीन अवॉइड किया जाता है। उनके लिए जिनके यूरिन से एल्बुमिन प्रोटीन बाहर जा रहा है उनको एग्स खाने की सजेशन दी जाती है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि डियर एग्स में भी, एग्स का जो व्हाइट पार्ट है दैट्स मेड अप ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन, और अंडे का जो सफेद वाला पार्ट है डियर वो एल्बुमिन प्रोटीन का बना होता है। दैट्स वाई उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने डाइट में एग वगैरह ऐड करें ताकि विनो कंडीशन अच्छा रहे आपके लिए। मैक्सिमम जा रहा है तो कम से कम कुछ तो भरपाई हो। तो ये मेन सेगमेंट था जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इस फ्लो चार्ट के जरिए जो मैंने आपको बताया था डियर, विनो एल्बुमिन के अकॉर्डिंगली, और यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन विनो पूछे जाएंगे। ब्लड में अधिक अमाउंट में है एल्बुमिन, वाटर को होल्ड करने वाला है, कौन बनाएगा, लीवर बनाएगा, यकृत बनाएगा, लेकिन मेन काम है ऑस्मोटिक बैलेंस, परासरण नियमन को, पानी को मेंटेन करना, फ्लूइड को मेंटेन करना ब्लड के अंदर। नहीं है तो मैक्सिमम पानी लीक होगा, अब पानी लीक होगा तो बॉडी से बाहर तो जाएगा नहीं, आपके टिश्यू में, स्किन में जमा होगा, जिसको एडिमा कहते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। ज्यादा हो गया तो प्रेशर खींच देगा पानी, मैक्सिमम पानी भी नो क्या करेगा डियर, होल्ड कर देगा। और पानी होल्ड करने का सेंस आप समझ ही रहे हो डियर, यदि पानी होल्ड होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, जो हाई बीपी को रिलेट करेगा। आप ध्यान देना डियर, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहां पे। डियर आप देखे होंगे बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आता है ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमने वाले कंडीशन से क्वेश्चन आता है। ये विटामिन वाला कंसेप्ट से कई बार विनो रिपीट किया गया क्वेश्चन है कि वो कौन एक ऐसा विटामिन है विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, वो कौन एक ऐसा विटामिन है जो रुधिर के थक्का जमने में सहायक होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग में वी नो दैट कि वो हेल्प करता है। और ऑब्वियस सी बात है डियर, बचपन से पढ़ के आए हैं विटामिन के। अब मान लो एग्जामिनर का मूड चेंज हो गया, उसने विटामिन मेंशन नहीं किया, आपसे ये पूछ दिया कि विच प्रोटीन्स है ना आर हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, वो कौन एक ऐसा प्रोटीन है जो रुधिर के थक्का जमने में सहायक होता है।
और जैसे मेंशन करेगा डियर, ऑब्वियस सी बात है डियर, आप जरूर पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो रुधिर के थक्का जमने में सहायता करते हैं। फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। देखो क्वेश्चन के रोटेशन को समझो, विटामिन की जगह आपसे क्या मेंशन कर दिया, प्रोटीन, तो आपके लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो ग्लोबुलिन है, ये वो प्रोटीन है जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। इट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये डियर क्या करेगा, इट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करता है। और ऑब्वियस बात है डियर, एंटीबॉडी है तो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वी आर एबल टू फाइट विथ एनी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, बिल्कुल लड़ सकते हैं। और डियर हम बोल सकते हैं कि ये ग्लोबुलिन का काम होता है विनो डिफेंस मैकेनिज्म का। किसका, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। यानी ये जो ग्लोबुलिन है ये रक्षात्मक कार्य करता है, किसी न किसी रूप में डियर हमारे बॉडी की रक्षा करता है। कैसे भाई, तो बाई टू हेल्प टू इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी को फॉर्म करके ये कहीं ना कहीं डियर हमारे है ना डिफेंस का काम करता है। ऑब्वियस सी बात है डियर। सेकेंड चीज जो आपके वी नो दैट की प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, यदि मैं मेंशन करना चाहूं प्रोटीन के अलावा, तो डियर मैं जाना चाहूंगा, पता है किस पे, मैं जाना चाहूंगा सेकेंड कंपोजिशन प्लाज्मा के अंदर, और वो है डियर हमारा मिनरल एलिमेंट्स। वो है डियर हमारा वी नो दैट की खनिज तत्व। और ध्यान देना डियर, वैसे परसेंटेज पूछता नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, 0.9% डियर मिनरल एलिमेंट्स हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। और पता है इसमें यदि मैं मेंशन करना चाहूं, एक तो डियर हमारा Na+ है, Cl नेगेटिव है, हमारा Mg डबल+ है, हमारा डियर विनो कैल्शियम, सिंबल तो आपको पता ही होगा। और ये डियर हमारा बाइकार्बोनेट है, मैं यहां पे ETC करना चाहूंगा, क्या है डियर हमारा बाइकार्बोनेट है। ये हमारा बाइकार्बोनेट है। ये कुछ मिनरल एलिमेंट्स हमारे वीनो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, कुछ मिनरल एलिमेंट्स हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या है डियर मौजूद है, जो अब यहां पे हम लोग सेगमेंट चर्चा करना चाहेंगे। अब ध्यान देना डियर, एक पॉइंट समझिएगा, आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे, अभी मैं आपसे क्वेश्चन एक रोटेट किया कि विच विटामिन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, सबने कहा विटामिन के, हमने कहा चलो भाई विटामिन के ना देकर के आपसे मैंने प्रोटीन मेंशन कर दिया। आपने कहा सर फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन यहां से रोटेट हो जाए, इन विच मिनरल एलिमेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा खनिज तत्व रुधिर के थक्का जमने में सहायक होगा। ऑब्वियस सी बात है डियर, हमसे क्या होना चाहिए, कैल्शियम। हालांकि ब्लड में इसका अमाउंट कम है, बॉडी में हाईएस्ट है, ब्लड में ये आपका हाईएस्ट अमाउंट में, लेकिन ध्यान देना डियर कैल्शियम का काम है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमने में भी नो ये सहायता करता है कौन हमारा, तो कैल्शियम। बाइकार्बोनेट तो आपके ब्लड में जो पीएच रेंज होता है उसको विनो बैलेंसिंग करने का काम करता है, जो बाइकार्बोनेट होता है वी नो दैट पीएच रेंज को बैलेंसिंग करेगा डियर। यही मेन सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। मेरा सिर्फ मोटो था यहां से कैल्शियम को आपके साथ अवेयर करने का, जो क्वेश्चन के एंगल लेगा। और तीसरा चीज जो प्लाज्मा के अंदर होता है डियर, आपको पता है वाटर, 90 से 92% वी नो पानी ही पानी है। परसेंटेज कई बार एग्जाम में पूछा गया प्लाज्मा के अंदर कितना % वाटर होता है। और ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है, जो मैट्रिक्स भाग है, जो वी नो दैट की जो तरल भाग है, वो किसे कहा गया है, प्लाज्मा को। देख लो ना, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर ही तो है, 90 से 92% पानी है। इतना सेगमेंट से डियर वी नो दैट कि आपके प्लाज्मा से
क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से। और आपको पता होना चाहिए डियर, इसी प्लाज्मा से हम लोग क्या बनाते हैं, सीरम बनाते हैं। अब क्या करेंगे भाई, प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा से जितने भी थक्का जमने वाले कारक हैं वो रिमूव करने पर, हटाने पे जो रिमेनिंग सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, सीरम। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सीरम, सीरम इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन। सीरम का प्रयोग कहां करते हैं डियर, तो वैक्सीनेशन में, वैक्सीन के निर्माण में करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लाज्मा में प्लाज्मा बिना थक्के जमने वाले कारक हटाने पर बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, रिमेनिंग मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, सीरम। व्हाट इज द यूजेज ऑफ सीरम, वैक्सीनेशन। और आपको पता होना चाहिए, सीधे क्वेश्चन को कोरिलेट करना चाहिए। यहाँ पे वैक्सीन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे कि भाई पहला वैक्सीन बताइए, फाउंडर ऑफ वैक्सीन कौन है, नाम तो सुने होंगे आप लोग, एडवर्ड जेनर। कौन सी बीमारी जिसको सबसे पहली बार थ्रू वैक्सीनेशन इरेडिकेट किया गया है, जड़ से खत्म किया गया है, बिल्कुल जान चुके आप लोग, स्मॉल पॉक्स, चेचक। और पहला वैक्सीन यही एडवर्ड जेनर साहब ने बनाया था, नाम भी आपको पता होगा, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया था, गाय के सीरम से, काऊ सीरम से बनाया था। और आपसे यदि क्वेश्चन आ जाए डियर कि ये जो वैक्सीन आजकल पिछले 2 साल से चर्चा का विषय है, ये वैक्सीन टर्म कहां से आया है, तो ये वैक्सीन टर्म आया है डियर वाका। और वाका ध्यान देना, ये लैटिन टर्म है, ये लैटिन भाषा है किसका, तो काऊ का। गाय को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं डियर, वाका बोलते हैं। और इसी वाका से हमारा क्या टर्म आया है, वैक्सीन आया है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही सेगमेंट रहेगा। नेक्स्ट डे वी नो दैट कि हम इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, और मैं आप सभी से अगेन कहना चाहूंगा डियर कि आप लोग भी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को फोकस करिए। एनसीईआरटी पे आपका अटेंशन फोकस एरिया ज्यादा होना चाहिए। मैंने बता दिया है कि एमसीक्यू तो क्वेश्चन लगाइए, साथ में एनसीईआरटी में जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें कारण बताइए, क्या रीजन है, क्यों कहते हैं, ये सब डियर मैंने देखा बीपीएससी में कई बार पेस्ट किया गया है, सीधे उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उन 1 मार्क वाले क्वेश्चन का आप रीजन जरूर पढ़िए, और इनकेस जहां भी डाउट आ रहा है यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लास ओवर होने के बाद भी इनकेस आप अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान देना डियर, आपको पढ़ना है और बल्क में क्वेश्चन भी लगाने हैं, ध्यान देना। अभी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का भी शुरू कर दिया गया है। अब जो बच्चे अपने आप को फ्लो में लाना चाहेगा वो हमारे अस्थाई के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है, जिससे उसकी अपने आप को, एक होता है ना कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, वो कंडीशन डियर वी नो दैट बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी हो चुका है। अब जो भी स्टूडेंट चाहते हैं ज्वाइन करना तो बिल्कुल वो ज्वाइन करे, और क्वेश्चन के एंगल को आप लोग बिल्कुल कैच करिएगा, रोटेशन पॉलिसी को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।